हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट तक आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था। और जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के 7th पार्ट पर बात करेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। 3.6 क्या हो गया इन्हें, 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना 10/x + y प्लस 2/x - y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। उसके बाद है 15/x + y माइनस 5/x - y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा। तो अब तक तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि जब ऐसे डिनोमिनेटर्स हमें मिलते हैं तो हम लोग करते क्या हैं। देख रहे हो, दोनों के पास x + y है और इन दोनों के पास x - y है, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना ये होगा कि आप सबसे पहले तो लेट कर लो, ठीक है। लेट 1/x + y लेट करना। लेट 1/x + y इज इक्वल्स टू u, ऐसा, ठीक है। और 1/x - y इज इक्वल्स टू v, रिलेट कर लो। और इसी की बेसिस पर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। देयरफॉर, ध्यान दो, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा। तो 1/x + y को आपने u लेट किया है, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 10u। बात समझ में आ रही भाई। u की जगह आप जब रखना होगा क्या रखोगे, 1/x + y। तो 10 × 1/x + y मतलब 10/x + y, फिर से वही हो जाएगा। नीचे x + y हो तो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि लेट x + y इक्वल टू u, क्योंकि अगर x + y इक्वल टू u करोगे तो नीचे u आएगा। 1/x + y को u कर लोगे तो भाई इसके बगल में u जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह u प्लस 2/x - y और 1/x - y को v लेट कर लिया है, तो 2 × v हो जाएगा। और यहाँ इक्वल में क्या आ जाएगा 4, जैसा कि है। उसी तरह यहाँ 15u - 5v, 15u माइनस में 5v, ठीक है, माइनस में 5v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ -2, इक्वल में क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 10u/15u, तो जैसा कि आप जानते हो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट वन, है ना। तो 10 और 15 के बीच का कॉमन अगर नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 और 5 के बीच का कॉमन देख लो। 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल 10 होता है। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से और नीचे, सॉरी, ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से और नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 10v और 10v हो जाएगा, है ना। वही हम लोग करते हैं। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, फोकस करते रहना, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। 5 से ऊपर वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 50u प्लस 5 2 जा 10v इक्वल में यहाँ क्या हो जाएगा 20, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30u, 30u, ध्यान देना, 30u माइनस, ठीक है, 30u माइनस 10v इज इक्वल्स टू -4। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो एज यूजुअल हम लोग करते हैं, साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये एक मिनट, एक गलती और हो रही है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो हम लोग को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। ये तो तब होता है ना जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड को फर्स्ट से। यहाँ पर हम लोग एडिशन कर देते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर लिखो क्या, ये दोनों इक्वेशन जब ऐसे बन जाए तो लिखो एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म। तो इस तरह क्या हो जाएगा। अच्छा, जब नीचे माइनस लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जबरदस्ती थोड़ी ना चेंज करते हैं साइन को, उसको कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर ऐड हो रहा है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ऐड होगा तो क्या, चलो इसको अगले पेज पे ले चले, चलो अच्छा देख लो, ठीक है, ध्यान दो।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 मिलकर क्या हो जाएगा 80, ध्यान देना यहाँ पर किया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 80u, ठीक है। ये +10 है, ये -10 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इतना कंफर्म है भाई। 10v और 10v ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस था तो -4 है, तो 20 - 4 क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 20 - 4 क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 16। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 16 अपॉन में 80, मतलब आंसर आ जाएगा 1/5। u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/5, ठीक है 1/5। अब इसकी वैल्यू को उठाकर किसी इक्वेशन में रखो, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, ये नहीं कि बड़ी वैल्यू उठाने की जरूरत, यही उठा लो 10u + 2v = 4, ठीक है। 10u तो u की जगह क्या रखोगे 1/5 + 2v = 4। अब देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10, समझ में आ रही बात। यहाँ पर बचा 2, 2 को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 2v, यहाँ पर 2 प्लस में था उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4 - 2, तो 2v = कितना हो गया 4 - 2 मतलब 2, तो v = कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, मतलब आंसर क्या आ गया 1। v की वैल्यू आ गई 1 और u की वैल्यू आ गई 1/5। लेकिन हमें u और v थोड़ी ना चाहिए, हमें तो x और y चाहिए ना। देखो बताता हूँ कैसे भाई, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ने लेट पहले ही किया था, ठीक है। एज वी लेट 1/x + y को हम लोगों ने u माना था, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/x + y = u की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, यही आई ना। तो ऊपर ऊपर बराबर, नीचे नीचे बराबर, ऊपर 1 और 1 अगर बराबर है नीचे वाले ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर क्या लिख सकते हो x + y = 5। बात समझ में आ रही है, ये हो गई आपकी, इसको मान लेना आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ रही है। अच्छा, और क्या लेट किया था आपने 1 अपॉन, ध्यान देना आपने और लेट किया था 1/x - y = v, v की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो v की जगह आप क्या लिख सकते हो x - y = 1, तो ऊपर भी 1 है तो नीचे 1 तो दे ही सकते हो। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, तो 1 = 1 तो x - y यहां लिखोगे देयरफॉर x - y = 1, x - y = 1 आ गया। अच्छा, चाहो तो इक्वेशन को सॉल्व कर, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है, लिख लेना आपको सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ साइमल्टेनियसली। तो थर्ड वाला क्या है x + y = 5 और फोर्थ वाला क्या है x - y = 1। ज्यादा कुछ मत करो, दोनों को फिर से ऐड ही कर दो, तो x और x तो ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2x, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि +y और -y कैंसिल, x और x मिलकर कितने हो गए 2x हो गए, और 5 और 1 ऐड होकर कितने हो गए 6, तो x = कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 2 बाई 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3। x की वैल्यू आ गई 3, उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, काम खत्म। समझ में आ रही मेरी बात, x की वैल्यू 3 आ रही है, किसी भी इक्वेशन उठा के रख दो। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 4 यहीं रख दोगे तो भी आपका आ जाएगा। इक्वेशन 4 है क्या आप देख ही रहे हो, इक्वेशन 4 क्या है x - y = 1 है, x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, तो x की वैल्यू 3 - y = 1, तो -y = 3 को इधर भेजो तो 1 - 3, तो -y = क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, बात खत्म। बस x की वैल्यू यहां से आ रही है 3, बात ध्यान देना, x की वैल्यू यहां से आ रही है 3 और y की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 2। जिसको लगता है नहीं समझ में आया तो फिर से सर थोड़ी बताएंगे, तुमको वीडियो बैक करके देख लेना है, फिर भी नहीं समझ में आया तो सर हैं तुम्हारे लिए, जितना बार मानो उतना बार पूछो। बात समझ में आ रही बेटा। ये आपका क्वेश्चन था फर्स्ट का 7th। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, फर्स्ट का 8। फर्स्ट का 8 वाला पार्ट भी आप लोग देख ही रहे हो, इसमें दिया 1/3x + y 1/3x - y और फिर 1/2 3x + y और -1/2 3x - y। इसमें भी 3x + y और 3x - y दोनों में कॉमन है। तो जैसे अभी आपने यहाँ पर ये किया कि आपने देखो आपने 1/x + y को यू लेट कर लिया, वही अगले में क्या करोगे 3x + y को लेट कर लोगे, बात खत्म।
और 3x माइनस वाई को लेट कर लोगे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप कर सकते हो, यही आपको करना है। ट्राई करिएगा, अगर फर्स्ट का 8 नहीं समझ में आता मुझसे बताना, रिलेटेड क्वेश्चन है बट नहीं समझ में आता बता देना, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, इसका कोई पार्ट नहीं, हाँ सेकंड के फर्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हम लोग चलते हैं सेकंड के फर्स्ट पे, वहां ध्यान देते हैं। चलो सेकंड का, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट क्या कह रहा है ध्यान देते हैं, फोकस करिएगा। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। हमको इक्वेशन बनानी है इस तरीके से। क्या बोल रहा है सेकंड के फर्स्ट में, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब समझते हो? जैसे मान लो कि पानी की धारा जो होती है, पानी की धारा, ठीक है, वाटर है, पानी की धारा कुछ ऐसे ऐसे बह रही है, बात समझ में आ रही है, ऐसे बहती हुई जा रही है। अब आपको करना कुछ ऐसा है कि आपको यहां नाव चलानी है, ठीक है, और यहां पे आप ये बैठे हुए। अब आपको ऐसे नाव चलाना ज्यादा आसान होगा या ऐसे नाव चलाना ज्यादा आसान होगा? जब आप देखो, दो दो डायरेक्शन है, पानी अगर ढलान में बह रहा है तो आपको इधर तो मेहनत ही नहीं करनी है, बात समझ में आ रही है, इधर तो आराम से आपकी नाव चली जाएगी। यहां से यहां लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम चप्पू चलाना पड़ेगा बड़ी मेहनत से, है ना, तब आप ऊपर की चढ़ाई में आ पाओगे। तो जो बेटा जब नाव किसी पानी की ढाल के रास्ते पे आती है, मतलब जिधर, एक तरीके से कह सकते हो कि जिधर नदी का प्रवाह हो उस डायरेक्शन में नाव चलाना आसान है, नदी के प्रवाह के विपरीत, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द वाटर, ठीक है, अगर उस डायरेक्शन में चलाना हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस डायरेक्शन को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, इसको अप स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की ओर, स्ट्रीम के ऊपर की ओर डायरेक्शन में। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो भाई ऑब्वियस बात है, नीचे जाते समय थोड़ा सा चप्पू चलाओगे काफी आगे गए, ऊपर चढ़ते समय थोड़ा सा चप्पू चलाओगे काफी दिक्कत होगा, मेहनत लगेगी। तो वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। नीचे जाने में तो ये मतलब 20 किलोमीटर चली गई, 20 किलोमीटर पर 2 आवर से, मतलब इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर 2 आवर हो गई। पर आवर और पर 2 आवर दोनों में समझो, ठीक है, अगर 20 किलोमीटर पर 2 आवर मतलब 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर। लेकिन जब चढ़ना हुआ तब 4 ही किलोमीटर चल पाई, 4 किलोमीटर पर 2 आवर। भाई चढ़ने में दिक्कत तो होगी होगी, है ना। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। अगर वो इस स्पीड से चल सकती है तो ये बताओ कि रुके हुए पानी में, मतलब जब पानी ऐसा होगा ये वाला, तो इसमें उसकी क्या स्पीड होगी, इसमें जब वो नाव चलाएगी तो इसमें उसकी क्या स्पीड होगी, बात समझ में आ रही है? इसमें इसमें उसकी क्या स्पीड होगी जब नीचे और ऊपर करते समय ये बातें हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, ये बात पूछी गई है। और दूसरा पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, मतलब ये जो धारा का प्रवाह है ये, इसकी स्पीड फाइंड करनी है हमको, मतलब ये जो पानी है ये कितनी स्पीड से बह रहा है। बात समझ में आई? यहाँ पर दो चीजों की स्पीड है, एक तो ऋतु की मतलब नाव के साथ, और एक पानी की, इन दो चीजों की स्पीड है, इस चीज पर फोकस करना है। जिन लोगों को लग रहा है क्वेश्चन हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉल्व किए पॉज करके? चलो इन लोग का हो जाएगा, वेरी गुड। ट्राई करने वालों की भाई कभी हार नहीं होती, और जिनका नहीं होगा वो चलो साथ चलो मेरे, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको फोकस ये करना है कि रुके हुए पानी में, जो पानी रुका हुआ है, इसमें वो नाव कैसे चलाती है। जैसे मान लो कि भाई आप साइकिल है तो आप साइकिल नॉर्मल रोड पे कैसे चलाते हो, सबसे पहली बात तो ये आपकी स्पीड क्या है। तब उसके बाद देखेंगे ना कि आप पुल पर कैसा, इस तरह वाले रास्ते पे कैसे चला पाओगे, इस तरह वाले रास्ते पे कैसे चला पाओगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें हमको लेकर चलनी पड़ेंगी, यहाँ पे ध्यान देना। तो आप क्या करोगे, देखो, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इन स्टिल वाटर बी, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड को लेट कर लो बी, क्या हो गई, x किलोमीटर पर आवर। भाई यहाँ पे सब किलोमीटर पर आवर में है, सही है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड लेट
स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब कौन सी है करंट, जो ये करंट है किसी भी धारा को करंट बोलते हैं। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, पानी की धारा मतलब वाटर करंट। तो लेट द स्पीड ऑफ करंट बी, करंट की स्पीड को क्या मान लो y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान समझना, नाव की जो रफ्तार है वो रुके हुए पानी में वो x मान लेते हैं, और जो पानी की रफ्तार है वो y मान लेते हैं। अब ये बताओ, जैसे मान लो ये पानी जा रहा है, ठीक है, और ये नाव है। अगर पानी और नाव, अब ध्यान देना, मान लो पानी भी इधर ही चल रहा है और नाव भी इधर ही चल रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी ही ना। मान लो अगर पानी की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी का जो मतलब स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और नाव इसमें जाकर कुछ ना करे, तो कम से कम नाव 5 किलोमीटर पर आवर से ऐसे ऐसे तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पानी के साथ जा रही है। अगर नाव वाला थोड़ी सी मेहनत कर दे, समझ रहे हो, थोड़ी सी मेहनत कर दे तो क्या होगा, पांच तो पानी ने तो ऑटोमेटिकली 5 दे रखा था, अगर नाव वाले की रफ्तार अपनी भी 5 और हो जाए तो ये मिलकर नाव इससे, ये पानी तो चल ही रहा था लेकिन नाव इससे आगे ऐसे निकल जाएगी इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब नाव वाला थोड़ी सी मेहनत कर दे, 5 किलोमीटर पर आवर की अगर वेलोसिटी स्पीड को बढ़ा दे तो पानी वाले में एडअप ही तो होगा। इसका मतलब जिस समय पानी की डायरेक्शन और नाव की डायरेक्शन सेम हुई उस समय दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना, तो हम लोगों को दो इक्वेशन लगानी है, एक तो नीचे जाते समय जिस समय पानी के डायरेक्शन में नाव चलेगी, और एक ऊपर आते समय जिस समय पानी तो ऐसे बहेगा लेकिन नाव को उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर लगा देंगे, ठीक है, यहां पर कर लो फॉर डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम, और यहां कर लो फॉर अप स्ट्रीम। बात समझ में आ रही है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों के लिए। अब मेरी बात को ध्यान देना, ठीक है, देखो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, भाई उसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों की ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नाव की वेलोसिटी भी इधर ही काम करेगी और पानी की वेलोसिटी इधर ही काम करेगी, तो दोनों जुड़ गए। भाई फिजिक्स में भी आप यही पढ़े हो कि अगर दो क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का रिजल्टेंट ऐड हो जाता है ना। अच्छा, तो x प्लस वाई ये हो गई स्पीड नाव और पानी दोनों की। अच्छा, जिस समय डाउन स्ट्रीम हो रहा था उस समय ऋतु कितना तेज चल रही थी, 20 किलोमीटर पर 2 आवर, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना चल रही थी 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 2 आवर, तो 2 से 20 को डिवाइड कर दो, बचा 10, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई किलोमीटर पर आवर आप समझ रहे हो, क्योंकि इधर भी किलोमीटर पर आवर है इसीलिए इक्वल का साइन लगा है, x प्लस वाई भी तो किलोमीटर पर आवर में ही है। x है मतलब नाव की स्पीड रुके हुए पानी में, जब पानी बहेगा ही नहीं अपनी खुद की, और जो बहते हुए पानी में मतलब बहते हुए पानी की अपनी स्पीड है जो कि वाई लेट किया गया। अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, अप स्ट्रीम के लिए पानी तो बेचारा, पानी तो इधर जा रहा है लेकिन नाव को इधर जाना है, इसका मतलब पानी पानी की वेलोसिटी में से नाव की वेलोसिटी अब घट जाएगी। बात समझ आ रही है, लेकिन ऐसा कैसे, आगे किसको रखा जाए, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, भाई ऑब्वियसली नाव की ज्यादा होनी चाहिए। अभी मैंने देखो फिजिक्स में जो आप लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स में मान लो पिछले साल ही पढ़े होगे, अभी समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर आपको कहीं भी आगे बढ़ना है, जैसे मान लो साइकिल को अगर आपको आंधी चल रही है फिर भी आपको साइकिल चलानी है, तो आप साइकिल अपनी कब आगे बढ़ा सकते हो, जब आंधी की स्पीड से आपकी स्पीड ज्यादा हो, तब आप आंधी की अपोजिट डायरेक्शन में अपनी साइकिल चला पाओगे। पता चला आंधी चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर, आपकी साइकिल है 8 किलोमीटर पर आवर, तो 10 - 8 आपकी तो स्पीड माइनस होगी, आप आंधी के रास्ते जाओगे। बच्चा आंधी इधर चली, आप भी रास्ते में उसी तूफान के रास्ते में बढ़ोगे। समझ आ रही कि नहीं मेरी बात, इस चीज को ध्यान देना। इसका कंफर्म मतलब है कि नाव की वेलोसिटी ज्यादा हो, स्पीड ज्यादा है, तभी ये नाव इसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ेगी। इसका मतलब नाव बड़ा होगा, भाई नाव की स्पीड बड़ी होगी, तो नाव की स्पीड बड़ी मतलब एक्स बड़ा होगा। किस कौन बड़ा होगा, एक्स, तो एक्स माइनस वाई, यही तो करेंगे। तो नाव में से पानी को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर नाव में पानी को ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि नाव की वेलोसिटी पानी की वेलोसिटी सेम थी। यहाँ पर क्या करोगे, नाव की वेलोसिटी में से पानी को माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि नाव इधर जानी और पानी इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा एक्स माइनस वाई। ठीक, और ये भी स्पीड है, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अप स्ट्रीम करते समय डिस्टेंस वो चल रहा था 4 और टाइम लग रहा था 2, मतलब आंसर आ गया 2 1 2 2 2 4 बचेगा 2, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब यहाँ से आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। बस समझ, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। देखो आपके सामने निकाल देता हूँ, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली करके वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान देना, है ना। यहाँ पर करेंगे सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। आप करोगे क्या, नॉर्मली माइनस माइनस करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई ऑलरेडी है, तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग बोथ, एडिंग करोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, x और x मिलकर हो जाएंगे 2x। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ऐड ही हो रहे हैं, तो 10 और 2 मिलकर क्या हो गया 12। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 2, यहाँ आ गया क्या 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और x था क्या, x था बेटा वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में बोट की स्पीड। इसका मतलब बोट की स्पीड कितनी आ रही है, 6 किलोमीटर पर आवर बोट की आ गई। अब आप 6 को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, पुटिंग, यही लिख देता हूं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को रख देते हैं। तो x की जगह क्या रख दिया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब y कौन था, लेट द स्पीड ऑफ करंट बी y। तो करंट मतलब पानी की धारा की स्पीड, भाई ऑब्वियस बात है कम ही होनी थी। तो भैया पानी की जो धारा है वो 4 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और जो बोट है वो 6 किलोमीटर पर आवर से चलती है। काम खत्म। आपको यही तो फाइंड करना था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक मिनट रुक गया, ओपन कर लिया जाए। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, हर मतलब रीतु की स्पीड, रोइंग करने की मतलब नाव चलाने की। तो नाव चलाने की भाई वेलोसिटी पता चल गई 6 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आ गई। एंड स्पीड ऑफ करंट, तो करंट की स्पीड आ गई कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। बस आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी हो, और जहां भी ना समझ में आए जो प्रॉब्लम उसको बता देना, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट आपकी ये है, और स्पीड ऑफ वाटर करंट आपकी सामने है, ठीक है, 6 और 4। कोई भी समस्या हो उसको मुझे बताना है ना। तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पर, ठीक है। सेकंड के सेकंड पार्ट पर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग। चलो बेटा ध्यान देते हैं अब हम लोग। अब अपना अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3.6 का सेकंड, ठीक है। सेकंड का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट तो हो गया अपना, है ना। सेकंड का सेकंड ध्यान दो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फोकस करना, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी मतलब कोई सजावट वाला काम है, एम्ब्रॉयडरी मतलब ये कढ़ाई वगैरह का काम होता है, जो भी साड़ी गहना जो भी होगा उससे मतलब नहीं है, अभी ध्यान दो। 2 औरत और 5 आदमी किसी भी काम को खत्म करने में 4 दिन लगाते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट, वहीं 3 औरत और 6 आदमी मिलकर उसी काम को 3 दिन लगाएंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। ये बताइए कि अगर एक औरत अकेले वो सारा काम करे तो कितना समय लेगी, और एक आदमी अगर अकेले काम करे तो कितना समय लेगा। अब इसी को हम लोग को इक्वेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको एक दिन पर उतरना पड़ता है। एक दिन का मतलब कि अगर एक अकेली औरत मान लो कि काम करती है एक दिन में, ठीक है, या फिर एक अकेली औरत को वो काम करने में लगता है कुछ दिन, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग चलेंगे, बहुत ध्यान से इक्वेशन कैसे बन रही है वो देखते हुए चलना, ठीक है। देखो लेट वन वोमेन finishes finishes the finishes the work in, कितना दिन में जानते हो, लगा देते हैं उसको, मान लिया कि x दिन में। एक औरत किसी काम को मान लेते हैं कि x दिन में खत्म करेगी, ठीक है। therefore work finished in one day, ऐसे लिख लेते हैं, वर्क फिनिश्ड इन वन डे
बाई अ वुमन, ठीक है, बाई ए वुमन। अब बताओ, अगर एक औरत पूरे काम को खत्म करने में x दिन लगाती है तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा खत्म करेगी? वर्क फिनिश इन वन डे बाई वुमेन, तो कितना हिस्सा खत्म करेगी? 1/x हिस्सा। अच्छा तुम बताओ, इस तरह मेरी बात को ध्यान देना। जैसे मान लो कि मैं तुमसे कहूं, तो एक होमवर्क देता हूं तुमको, और वो होमवर्क 4 पेज का है, 4 पेज का, और उसको करने में 4 दिन लगते हैं तुम्हें। एक होमवर्क 4 पेज का, उसको करने में 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करोगे? 1 पेज। इसका मतलब 4 पेज का। अब देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने होमवर्क दिया, होमवर्क कंप्लीट करने में लगते हैं 4 दिन, ठीक है, तो 1 डे में क्या होगा? 1 डे में क्या होगा भैया? मैंने 4 दिन का होमवर्क ही दिया था, तो 1 डे में क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4। इस तरीके, मतलब उस काम का 1/4 हिस्सा खत्म कर पाओगे, यही ना? 1 डे में आप उस काम का 1/4 हिस्सा, मतलब अगर 1/4 इंटू 4 करो, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा? 1। मतलब आप 1 पेज, मतलब 1 डे में 1 पेज खत्म करोगे। एक दिन में अगर किसी भी काम का, अगर किसी काम को करने में 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में उस काम का 1/4 हिस्सा खत्म होगा। उसी तरीके से अगर किसी काम को करने में x दिन लगते हैं, तो एक दिन में उस काम का 1/xवां हिस्सा होगा, जिसको हम लोग 1/x पार्ट कहते हैं, 1/x, उस काम का 1/x पार्ट। अब x कितना है वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ध्यान दो, ठीक है। इसी तरीके से लेट वन मैन finishes finishes the work in y days, कितने दिन में? y days में। therefore work finished in 1 day by a man, कितना काम कर पाएगा वो? तो 1/y, तो 1/y, y का मतलब है इतना, 1/y हिस्सा। बात समझ में आ रही बेटा? कंडीशन क्लियर है? इसी बेसिस पर हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ये हमारा काम एक दिन पे आ गया कि एक दिन में अगर कोई आदमी चाहेगा तो 1/y कर सकता है, और एक दिन में कोई औरत चाहेगी तो 1/x कर सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रहा है। क्या है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमेन एंड 5 men finishes और फिनिश द वर्क इन कितना दिन में? 4 दिन में, ठीक। 2 वुमेन और 5 मेन उसी काम को खत्म करने में 4 दिन लगाते हैं। तो अगर यही 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी मिल जाए तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा खत्म करेंगे? अब देखो, 2 वुमेन एंड 5 men फिनिश द अमाउंट ऑफ वर्क, उस काम का हिस्सा, अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 day इज इक्वल टू 1/4। ये डे नहीं है, ये उस काम का हिस्सा है, 1/4, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो 2 औरत और 5 आदमी मिलकर एक दिन में उस काम का 1/4 हिस्सा खत्म करेंगे। 2 औरत और 5 आदमी, तो एक दिन में, अब ध्यान दो, तो एक दिन में एक औरत काम कितना करती है? 1/x। और एक दिन में एक आदमी काम कितना करता है? 1/y। तो 2 औरत मिलकर कितना करेंगे? इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? देखो, 2 इंटू वो, भाई एक दिन की तो इक्वेशन है, और टोटल काम कितना कर पाएंगे? 1/4। तो एक दिन में एक औरत काम ही कितना करती है? 2 × 1/x, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्लस 5 आदमी है, तो एक एक दिन में एक आदमी कितना करता है? 1/y, तो 5 आदमी मतलब 5 × 1/y। एक दिन की इस औरत का काम, एक दिन की इस आदमी का काम आ गया, और ये दोनों मिलाकर साफ साफ दिया है कि कितना कर सकते हैं उस काम का हिस्सा? 1/4।
तो मतलब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4। ये आपकी हो गई बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरीके से देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक दिन में किया गया काम, पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक दिन पर लेकर आए हैं, तभी तो इक्वेशन बन पाई, तभी तो आप इक्वल लगा पाए यहाँ बीच में। नहीं तो पता चला उधर 10 दिन का काम लिखो, इधर एक दिन का काम लिखो। इक्वल कहाँ लगा सकते हो तुम? इक्वल तभी लगा सकते हो जब दोनों तरफ इक्वालिटी हो। बात समझ में आ रही बेटा? चलो आगे चलते हैं। आगे एक इक्वेशन तो हमारी रेडी हो गई। आगे क्या कह रहा है वो? आगे बोला इन्होंने कि while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। ठीक है, 3 women and 6 men finishes the work in 3 days। कितना दिन में खत्म कर रहे हैं? 3 दिन में। तो उसी तरीके से 3 women and 6 men can finish the amount of work in 1 day is equal to 1/3 पार्ट। ठीक है, 1/3। भाई जब टोटल काम को 3 दिन लगाते हैं तो एक दिन में उसका 1/3 हिस्सा ही कर पाएंगे, अगले दिन में 2/3 और तीसरे दिन में 3/3। 3/3 मतलब 3/3 मतलब काम खत्म। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बनेगी? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक, अब ये पूरी क्वेश्चन क्या बनी? 3 women and 6 men can finish the amount of work in 1 day। तो 1 डे में रियलिटी में एक वोमेन करती कितना है? 1/x। तो 3 वोमेन कितना करेगी? 3 × 1/x प्लस एक आदमी कितना करता है? 1/y। तो 6 आदमी कितना करेंगे? 6 × 1/y। और ये दोनों मिलकर, ये दोनों जोड़ने के बाद जो टोटल काम होगा वो कितना होगा? 1/3 के बराबर। 1/3 पार्ट ऑफ काम से एम्ब्रॉयडरी वाला। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो एक और इक्वेशन रेडी है, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। और ये आपकी रेडी हो गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपकी रेडी हो गई है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है? एक है 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। 2/x इक्वल टू 1/4। और दूसरी है 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये आपकी फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। आपको पता है सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1/x को u के बराबर और 1/y को v के बराबर। 1/x को q p m n o p कुछ भी लेट करना वो लेट कर लो। बात समझ में, कुछ भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। चलो ठीक है, तो चलो जब शुरू ही किया तो इसको खत्म भी कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आपको प्रूव करके मुझे दिखाना भी है, क्योंकि तो x और y की वैल्यूज भी लानी है लास्ट में, है ना। तो देखो 1/x को u माना है तो 2u हो जाएगा, है ना। देयरफॉर तो 1/x को u माने हो तो 1/x मतलब 2 × 1/x ही तो लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? अगर रियलिटी में देखो तो ये पूरा पार्ट कैसा लिखा हुआ है? ये पूरा पार्ट कुछ ऐसे लिखा है 2 × 1/x। तो 2 × तभी तो 2/x हुआ। तो इस पूरे 1/x को आपने u के बराबर मान लिया। यही तरीका होता है ना बेटा। देखो तो इसी वजह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? देयरफॉर 2u प्लस 5v, 1/y को आप लोग क्या माना है? 5v के बराबर इक्वल टू 1/4। वो तो एज इट इज रहेगा, है ना। ये वाला क्या हो जाएगा? 3u प्लस 6v हो जाएगा 3u प्लस 6v। और इधर कितना है? 1/3। कितना है? 1/3। ठीक है, अभी आपकी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हुई है तो भाई इसका नाम पड़ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। 2 और 3 का कॉमन नंबर जान ही रहो 6 है ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 6 बन जाएगा, नीचे एक वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 6 बन जाएगा। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/2। ठीक है, ये इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, है ना। इसको पूरा यहाँ से उठा लेते हैं, नहीं तो बार बार क्या।
यहाँ से किडनैप कर लिया जाए, आगे लेके चलते हैं ना। तो जी सही है। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3, मतलब हाँ 3/3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6u, प्लस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15v, इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 3/4। ठीक है, 2 से करेंगे इसमें तो 6u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 2/3। बात समझ में आ रही है, ध्यान देना। अब इसके बाद ये 6u सेम हो गया है, लेकिन दोनों प्लस में है तो अब साइन चेंज करना जरूरी है। तो अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, ऐसा कर लो। यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, क्योंकि प्लस का सब में। तो 6u से 6u कैंसिल, 15 में से 12 गया तो यहाँ कितना बचा 3v, 3/4 माइनस 2/3। सॉल्व कर लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना भाई, देखो यहाँ सॉल्व कर लो, 3/4 माइनस 2/3, इसको सॉल्व करना। तो 4 और 3 का एलसीएम आप लोग जान ही रहो 12 आता है, 4 3 जा 12 होगा और 3 इंटू 3 कितना हो जाता है 9, माइनस 3 4 जा 12 होगा और 4 इंटू 2 कितना हो जाता है 8। तो ओवरऑल 9 माइनस 8 आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 12, तो मतलब 1/12। तो 3v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/12 आ गया, कितना आ गया 1/12। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, मतलब 1 में 12 इंटू 3 यहाँ चला जाएगा, तो ये v इक्वल टू कितना आ गया 1/36। v की वैल्यू आ गई 1/36। अब v की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन नंबर, आप एक काम करो इक्वेशन नंबर 2 में रख लो, ठीक है, 2 का मतलब इसमें इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ ध्यान देना। तो अब इसमें देखो यहाँ हो जाएगा आपका 6u प्लस 12 इंटू वी की जगह क्या रख देंगे 1/36, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। तो 12 1 12 और 12 3 36, तो 6u इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2/3। अच्छा एक गलती और लोग करते हैं कि ये वाले साइन हम लोग बाद में नहीं लेते, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन इज दिस, ये साइन तो हम लोगों ने इस इक्वेशन की वजह से ली थी, इसलिए बेटा ये साइन हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। ये जो माइनस वाले साइन लगाए हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन को लेंगे। तो 6u प्लस 12v, v की वैल्यू 1/36 आई है, तो 12 3 36 हो गया। अब आप समझ गए होगे मैंने इक्वेशन 4 में क्यों रखा है ना। अब देखो तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 2/3 इंटू 6, तो 2 से पहले कट कर दो 6 को तो 3 हो गया, मतलब u इज इक्वल टू कितना आ गया 1/9। अब यहाँ से आपकी v की वैल्यू 1/36, u की वैल्यू 1/9 आ गई, लेकिन इससे तो अपना काम चलना नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है नहीं चलना अपना काम। अपना काम कैसे चलेगा वो बताता हूं, देखो एज वी लेट हम लोगों ने क्या लेट किया था कि 1/x इज इक्वल टू यू, देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/9, है ना 1/9। हेंस x इक्वल टू भाई ऊपर 1 इक्वल टू 1 है तो नीचे भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9, x इक्वल टू 9। भी आपको क्लियर करता हूँ, वो भी 9 क्या है वो भी अभी बताता हूँ। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू v लेट किया गया था, तो 1/y v की वैल्यू कितनी आई है 1/36, आप देख ही रहे हो 1/36 आई है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो हम लोग ने क्या लेट किया था, यहाँ देखो तो हम लोग लेट किया था लेट वन वुमन फिनिशेस द वर्क इन x डेज, और उसके बाद लेट वन मैन फिनिशेस द वर्क इन y डेज। तो एक औरत कितने फिनिश करती एक्स डे में, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, और एक आदमी कितने फिनिश करता वाई में, तो वाई की वैल्यू आ चुकी है, बस सीधी सी बात। और आप लास्ट में आप अपना आंसर लिख दो, ठीक है, कि इट शोज, देखो हेंस वी गेट अब ध्यान देना, वी गेट वन वुमन विल फिनिश, कौन सा वर्ड था एम्ब्रॉयडरी, वन वुमन विल फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क
इन 9 डेज। एक औरत अगर खत्म करने बैठेगी तो उसको लग जाएंगे कितने दिन बेटा? 9 डेज। और वहीं और आदमी को कितने लग जाएंगे? ठीक है, आदमी कितने लग जाएंगे? एंड वन मैन विल टेक वन मैन विल टेक 36 डेज। एक आदमी को जस्ट 4 गुना। भाई ऑब्वियस बात है, आदमियों का काम थोड़ी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं है, जेंडर पार्शियलिटी नहीं करनी, हमको क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो चलो, एक आदमी को लगेंगे बेटा कितने? 36, और वहीं एक औरत को कितने लग जाएंगे? 9 डेज। ठीक है, आप आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना है ना। कहीं पे सॉल्यूशन में गलती होगी मुझे बता देना, ठीक है। कहीं पे सॉल्व वगैरह करने में थोड़ी सी गलती हो गई हो, अगर हुई हो तो उससे मुश्किल लग रहा है कि हुई होगी। ठीक है, 6u प्लस 12v। हाँ ठीक है, 6u प्लस 12v, v की वैल्यू आई है 36, तो 12 3 या 36, तो 6u 1/3 उधर गया। अरे 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 अरे, एक मिनट, हाँ यहीं पे तो हुई है, तभी तो मुझे, तो कि 6u यहाँ 1/3 बच रहा है ना, 1/3 इधर जाना चाहिए था, 2/3 माइनस 1/3 होना चाहिए था। हम्म। एक मिनट 2/3 माइनस 1, रुको 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 रुको, एक मिनट। यहाँ पे 2/3 माइनस 1/3, यहाँ 2 माइनस 1 1 आ जाता, तो यहाँ 1/3 बचता। ठीक है, ये सब सॉल्व करने के बाद रुक जाओ, एक मिनट बेटा। ठीक है, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे क्या बचता? 1/3, क्योंकि भाई 3 3 एलसीएम लेते 2 माइनस 1 1 आ जाता। यहाँ 6u था, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाता है? यहाँ से u जाता, यहाँ से u जाता, तो यहाँ 3 × 6। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/18। और समझ में आ रही? यहाँ कितना हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा, तो u की वैल्यू 1/18 आ जाएगी। तो यहाँ से जब आप करोगे तो x इक्वल टू 1/, तो यहाँ 9 की जगह ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18, जो 9 है तो वो 18 आ जाएगा। तभी तो मैंने, इतना ज्यादा अंतर है ना। तो भाई, और तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या लिखोगे? 18। ठीक है, 18 लिख लोगे। तो एक औरत को जो लगेंगे, मतलब एक औरत को वही काम करने में 18 दिन लगे, वही आदमी को लगेंगे 36 दिन। ठीक है, जस्ट डबल। बात समझ में आ रही बेटा? कोई समस्या यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, समस्या, दुख दर्द किसी को भी हो, वो चीज बता देना मुझसे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको उस दुख दर्द की दवा दी जाए, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड जो भी समस्या है ना। अगला क्वेश्चन आपका इसी बेसिस पे है लगभग। अगले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे, नहीं होता तो मुझसे बताओगे, हो जाता है तो एक्सरसाइज आपकी ओवर हो चुकी है, नहीं होता तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत फोकस करके इन क्वेश्चंस को देखिएगा। अगर मैं जैसे कि मान लो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी बोल देता हूँ या फिर कोई भी चीज़ है, तो बेटा वो सब क्लैरिफाई कर दिया करो। ठीक है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है। पढ़ना आपको, इसलिए जैसा आपको पढ़ना आप बता दिया करो। ठीक है, अपने हिसाब से मैं ठीक पढ़ाता हूँ, बट आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ग्रुप पे बताओ, कहीं पे मुझे बता दिया करो सर, थोड़ा सा प्लीज स्लो बोला करिए, या फिर जहाँ भी प्रॉब्लम है, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बता दिया करो। ठीक है, सीधी सी बात। चलो बेटा, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चंस को क्लियर कर लेना है ना। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।